एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएसएम लर्नर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन। इस वीडियो में जितना भी थ्योरी पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, आपको सारी डेफिनेशन समझ आ जाएंगी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेकिन एंड तक बने रहिए प्लीज। और स्पेशली वो स्टूडेंट जो 11th-12th में साइंस लेने वाले हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने फिजिक्स के हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ के चलिए, क्योंकि जो आप 9th में पढ़ रहे हैं वही बहुत बड़े लेवल में क्लास 11th में पढ़ना है। जो भी आप नेक्स्ट ईयर 10th में पढ़ेंगे वही बहुत बड़े लेवल में क्लास 12th में पढ़ेंगे। और आप चाहे मेडिकल लीजिए चाहे नॉन मेडिकल लीजिए, फिजिक्स विल बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो इस सब्जेक्ट को तो अभी से ब्रश अप करते हुए चलिए, ताकि 11th-12th में इस सब्जेक्ट से ज़्यादा परेशानी आपको ना हो। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहला सवाल यही कि मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। किस ऑब्जेक्ट को आप मोशन में कहेंगे? तो एनी ऑब्जेक्ट which is able to change its position with respect to time। क्या जब कोई अपनी पोजीशन चेंज करता है with time, तब हम उसे कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है। ठीक है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन आपको हमेशा बताएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे अभी खड़े रह के मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो यहाँ मैं काम कर रही हूँ, है ना, लेकिन माइंड आई एम मूविंग ऑल्सो लिटिल बिट, लेकिन विद टाइम मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, आई एम हियर ओनली। ठीक है, मेरा हाथ हिल रहा है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी पोजीशन, मेरा प्लेस यही है, तो मैं मोशन नहीं कर रही। टाइम के साथ साथ जब आपका पोजीशन चेंज होता है उस कंडीशन को मोशन कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव का मतलब होता है कि ये किसी के रिलेशन में पढ़ी जा सकती है। ठीक है, इन रिलेशन विद, यानी मोशन को समझने का अलग अलग नजरिया होगा। हर कोई अपने तरीके से इसे रिलेट करके देखता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल कि अगर आप किसी ट्रेन में हैं या बस में हैं, और आपने कई बार नोटिस भी किया होगा आप में से बहुत लोगों ने कि जब आप ट्रेन में होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, तो जो बाहर पेड़ होते हैं या कोई भी चीज, तो आपको लगता है कि वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। आप आगे जा रहे हैं और वो बैकवर्ड मूव कर रही है, जबकि हमें भी पता है कि ट्रीज डोंट मूव, हमें पता है कि मून भी मूव नहीं कर रहा होता, बट उस समय आपका पर्सपेक्टिव ये कहता है कि वो मूव कर रहे हैं। वैसे ही आप अगर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे, आपके बगल में बैठा हुआ पैसेंजर वो आपके रिलेशन में क्या है, रेस्ट पर है। उसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं तो जो इंसान बाहर खड़ा होगा जो इंसान ट्रेन से बाहर खड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेन में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स मोशन में हैं। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हर एक का अपना नजरिया था इस एग्जाम्पल में मोशन को ढूंढने का। और इसी चीज को हम कहते हैं कि मोशन रिलेटिव है, कि वो किसी के रिलेशन में आएगा, वो किसी के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। इसे देखने का सबका नजरिया अलग अलग है। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के बुक में डिस्कस किए गए हैं। बहुत ध्यान से आप अपने बुक के इंट्रोडक्शन के पार्ट को पढ़ेंगे तो आपको ऐसे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल वहाँ मिल जाएंगे ना। मोशन दो टाइप के होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ठीक है, कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 8 बज रहे हैं और 8 से 9 बजे के बीच में मैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, सुबह के 8 से 9 बजे के बीच में, यानी 1 घंटे के अंदर मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद 9 बजे से 10 बजे के बीच में फिर एक और किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद 10 से 11 के बीच में 1 किलोमीटर कवर कर लिया। यानी मेरा जो टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल है और मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हूँ। इसका मतलब मेरा मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम अभी भी हम इक्वल रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कैसा है? अनइक्वल है। कि मान लीजिए कि पहले 8 से 9 के बीच में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 9 से 10 के बीच में सिर्फ 1.5 किलोमीटर कवर किया, और फिर 10 से 11 के बीच में
फिर से हमने 1 किलोमीटर कवर किया, इसके बाद शायद 2.5 किलोमीटर या फिर उसके बाद आधा किलोमीटर। इस तरीके का डिस्टेंस कवर अगर आप कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इक्वल है क्योंकि कंपैरिजन कैसे करोगे, बट जो डिस्टेंस है वो इनइक्वल है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप ट्रैफिक पे होते हैं तो थोड़ा सा चल लिए फिर रुक लिए, क्या पता लंबा रुकना पड़ जाए, क्या पता इसके बाद बहुत जल्दी आप निकल जाएं ट्रैफिक से, आपको कोई आइडिया नहीं। ये मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। होपफुली इतनी सी बातें तो समझ आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ डिस्टेंस की, वो क्या है, ठीक है, इससे रिलेटेड सभी टर्म्स, स्पीड, टाइम, इनको डिस्कस करते हैं। नाउ क्या होता है डिस्टेंस और उसी से रिलेटेड एक टर्म डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का क्या मतलब है वो समझते हैं और कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। टोटल पाथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। डिस्टेंस टोटल पाथ को कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब एक अगला एग्जांपल है इसको समझने के लिए कि आपके पास एक सर्कुलर पार्क है, आपका घर है, घर के पास एक पार्क है जो कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है और इस सर्कुलर पार्क का जो गेट है वो ये रहा। इस सर्कुलर पार्क का जो गेट है वो ये रहा, ठीक है। अगेन सेम राम है, उसने ना पार्क में एंट्री ली और उसने सोचा कि आज मैं एक्सरसाइज करूंगा, जॉगिंग करूंगा, और उसने 2 राउंड्स लगा लिए इस पार्क के, ठीक है, 2 राउंड लगाए उसने किसके, पार्क के। तो चलिए पहले इजी करने के लिए हम 1 राउंड मानते हैं। तो राम अभी आज पहला दिन है तो राम ने 1 ही राउंड लगाया है और उसने स्टार्ट किया है ए पॉइंट से और वो पूरा घूमते हुए वापस से कहां पर आ गया है, ए पॉइंट पे। अब इस पूरे पार्क का जो सर्कमफेरेंस है, जो पूरे पार्क का पैरामीटर है, वो तो था 22 किलोमीटर का, ठीक है, बहुत बड़ा पार्क है, 22 किलोमीटर का एक पैरामीटर था, वो घूम कर आया पूरा, उसने कंप्लीट कर लिया अपना राउंड। अब बारी ये है समझने की कि डिस्टेंस तो अभी भी राम ने कितना ट्रेवल किया, 22 किलोमीटर, क्योंकि उसने पूरा एक राउंड कंप्लीट किया, उसने पूरा पाथ कवर किया है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है इस सिचुएशन में, तो वापस से डेफिनेशन पे गौर करेंगे। डेफिनेशन कहती है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसके बीच का, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, इनिशियल एंड फाइनल। इस सिचुएशन में जो हमारा इनिशियल है वो भी ए है और जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो भी ए है, क्योंकि राम ने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस सीढ़ी पे पहुंच गया, यानी इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो सेम पोजीशन है। और अगर पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। यही है बात कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा एड अप होगा, डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होता है। हमेशा आप जब भी डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन करें पहले डेफिनेशन को रिकॉल करिए कि इनिशियल और फाइनल के बीच का सबसे छोटा रास्ता ढूंढना है हमें, सबसे छोटा रास्ता उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। होपफुली डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये समझ आया होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं होता कभी भी, ये बातें समझ आई होंगी। एक टर्म और जो नया है जिसको अभी एक्सप्लेन कर भी दूंगी कि जो आपका डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या होता है स्केलर और वेक्टर, पहले ये समझते हैं। हाँ, तो अब समझते हैं कि क्या होता है स्केलर और क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि डिस्टेंस या फिर स्पीड में, कि अगर मुझे किसी का भी डिस्टेंस देखना होता है तो मैं बस इतना बताऊंगी कि ये 10 किलोमीटर दूर है, ये 22 किलोमीटर दूर था। यहाँ सिर्फ नंबर से काम चल जाता है। इसका एक और इजी एग्जांपल ये होगा कि जब आप अपना वेट नापते हैं या आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट नापते हैं तो वहाँ आपको एक क्वांटिटी नजर आ जाती है कि आपने आलू का वेट नापा तो वो 1 किलो था या 2 किलो था, आपको 1 या 2 kgs दिखाई देगा, करेक्ट। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में रख लो वो 2 किलो आलू 2 किलो ही रहने वाले हैं, डायरेक्शन का कुछ इफेक्ट नहीं है। ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। जस्ट इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करती हूँ वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी वो है जिनमें डायरेक्शन साथ में है, मतलब इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है। इसके एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अभी आप आगे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, वो भी इसी कैटेगरी में आता है।
ये डायरेक्शन से अफेक्ट होंगे। अब इसके लिए एक और इजी एग्जांपल कि फोर्स मतलब होता है कि जब आप अपनी ताकत लगाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा जब आपको कोई न्यू बॉटल ओपन करनी होती है, कोई न्यू डब्बा है वो आपको ओपन करना है, आप मार्केट से लेकर आए हैं, अचार का डब्बा लेकर आए हैं और अब आपको उसे खोलना है। उस कैप के ऊपर लिखा होता है कि किस डायरेक्शन में रोटेट करें, उसके ऑपोजिट में रोटेट करते हो तो वो ओपन नहीं होता। यानी फोर्स एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ ताकत नहीं लगानी, ताकत के साथ डायरेक्शन भी चेक करना है। तो जहां डायरेक्शन का रोल होता है वैसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, अब क्योंकि हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो समझ चुके हैं तो एक बार स्पीड और वेलोसिटी को भी समझ लेते हैं। तो अब समझते हैं कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले तो स्पीड का मतलब होता है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम। बहुत ही रियल लाइफ कांसेप्ट है। आप कोई भी चीज को कैसे डिसाइड करोगे कि उसकी स्पीड तेज है या कम है? यही देख के ना कि वो कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है कितने टाइम में। तो बस यही हमें यहाँ अप्लाई करना है। स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। अगर मैं इसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूं तो इस जो स्पीड है ये क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ये है आपके स्पीड का फॉर्मूला। इसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है कि एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है तो कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल। आप क्या करें एवरेज स्पीड के लिए, जितना भी डिस्टेंस है उसको टोटल कर लें, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये क्या है? एवरेज स्पीड है। स्पीड पता चल गया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला समझ आ गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट स्पीड विद डायरेक्शन। यानी जब आप स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर देते हैं उस कंसेप्ट को हम वेलोसिटी कहते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब भी आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे तब आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, लेकिन जब भी आप वेलोसिटी की बात करेंगे वहां डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में अगर आपसे कभी भी कहा जाता है कि दो कार्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी। सपोज दो कार हैं, एक कार ए है और एक है कार बी, और क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये जा रही है इस डायरेक्शन में और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसका जो स्पीड होने वाली है, मान लीजिए कार ए की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड और जो कार बी की है वो भी आपके पास में बता देते हैं 5। चलो इक्वल मान लेते हैं कि दोनों कार्स की स्पीड सेम है। तो जब आप स्पीड बताएंगे तब आप ये लिखेंगे। लेकिन क्योंकि मुझे ये भी बताना है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं इनमें से किसी एक के सामने माइनस का साइन लगा दूंगी, बिकॉज दिस माइनस, दिस नेगेटिव साइन डिनोट्स कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, मैं उसमें नहीं, मैं उसके ऑपोजिट में जा रहा हूं। तो जब आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो इस तरीके से डायरेक्शन भी यूज किया जाता है, लेकिन जब आप स्पीड की बात करते हैं तो कोई प्लस माइनस का साइन कैलकुलेशन में नहीं आता है। यही है स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। ऐसे ही आता है स्केलर और क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का कांसेप्ट। ठीक है, अब वेलोसिटी का बेसिक नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी। तो अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी, अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन जब आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तब फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फॉर्मूला होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। यहाँ जब आपने एवरेज स्पीड निकाला तो टोटल डिस्टेंस यूज किया, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट यूज नहीं करना, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी को यूज करना है। क्या है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब आपने जर्नी को स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी जो थी, और फाइनल मतलब जब आपने जर्नी को एंड कर लिया, आपका जो ट्रेवल पीरियड था वो खत्म हो चुका है, उस पॉइंट पे लास्ट जो आपकी वेलोसिटी थी दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। उन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा एवरेज वेलोसिटी। ये जितने भी फॉर्मूला है यहाँ पे लिखे हुए इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, ना ही मैं करने वाली हूँ। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन
फॉर्मूला को साथ साथ में याद कर लेना, उसे समझ लेना आपके फिजिक्स को इजी बना सकता है, ठीक है। अब इनके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जितने भी टर्म्स यहाँ लिखे हैं इनको हम किसी ना किसी वेरिएबल से डिनोट करते हैं। उन वेरिएबल्स को याद रखना जरूरी है। तो क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो आपका जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है दोनों ही v से डोनेट होते हैं। डोनेट मीन सॉरी भगवान क्या बोल रहे हैं, तो वो वेरिएबल्स क्या हैं? सबसे पहले तो जो स्पीड है और वेलोसिटी है दोनों ही v से डिनोट होते हैं। इसके अलावा जो आपका डिस्टेंस है उसे हम s से डिनोट करते हैं, टाइम t, टोटल डिस्प्लेसमेंट s टाइम t, ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी को आप u से डिनोट करेंगे और फाइनल इज v, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे। ये जितने भी मैंने यहाँ वेरिएबल्स आपको बताए हैं, वेरिएबल आपको याद कर लेने हैं क्योंकि ये काम आएंगे न्यूमेरिकल में, इन्हीं का यूज करेंगे इजी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। अब एक लास्ट टर्म रह गया है समझना और वो है एक्सेलरेशन, उसको भी समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से, किस स्पीड से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। दिस इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या थी? स्पीड था। अब किस तरीके से आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं और या फिर डिक्रीज कर रहे हैं ये बताता है किसी के अभी एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो रहा है यानी कि आप स्पीड कम कर रहे हैं तो हम कहते हैं उसे डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। अदरवाइज पॉजिटिव है तो इट्स सिंपली नोन एज एक्सेलरेशन। स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं और आपने एक्सेलरेट किया है, आपने स्पीड इंक्रीज करी है, दैट इज एक्सेलरेशन। आपने ब्रेक लगाया, आपकी स्पीड कम हो रही है, ये क्या हो गया? डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। अब क्या फॉर्मूला है एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का? तो वो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। इस फॉर्मूले से ही आप कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी को मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, v कहते हैं, इनिशियल को u कहते हैं और टाइम इज t। एक्सेलरेशन को आप a से डिनोट करते हैं। तो जो आपका फॉर्मूला है वो ये रहा और इसी फॉर्मूले को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसकी SI यूनिट है एक्सेलरेशन की वो क्या है। देखिए, जो आपका स्पीड होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? जो स्पीड है उसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, यही होती है ना। और यहाँ पे टाइम, टाइम की SI यूनिट क्या है? सेकेंड। क्योंकि डिवाइड में सेकेंड 2 बार आ चुके हैं तो इसका जो बेसिक SI यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पे स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी के पास भी सेकेंड था और ऑलरेडी इस फॉर्मूले में भी टाइम है तो सेकेंड्स 2 बार लिखना है, हमने लिख दिया s स्क्वायर। तो जो आपके एक्सेलरेशन की SI यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो उसका फॉर्मूला है वो v माइनस यू डिवाइड बाय t। अब एक्सेलरेशन भी क्योंकि डायरेक्शन से रिलेट कर रही है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी एक टर्म है, नेगेटिव भी एक टर्म है, डायरेक्शन है तो मतलब एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी हुई? एक वेक्टर क्वांटिटी है। होपफुली मेरी ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। कंसेप्ट को बहुत सिंप्लीफाई करके एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो समझ आ गई है, आपको कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो अपनी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू, बाय बाय।